हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में यदि बात करूं तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो बेसिक्स था वो आपको बता दिया था और जिसमें हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ प्रोजेक्शन फॉर ड्राइंग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स तरीका भी बताया था। दो टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, सहर्स प्रोजेक्शन एंड सेकंड वन इज अबाउट न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है किसी भी कन्फॉर्मर्स को ये हमने देख लिया था और साथ ही साथ कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन को भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम लोग कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन की स्टडी करेंगे। तो चलो यार जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होते हैं। कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन लास्ट क्लास में हमने इथेन का कन्फॉर्मेशन देखा था और दो टर्म बताया था, एक कन्फॉर्मेशंस और एक होता है कन्फॉर्मर्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? कन्फॉर्मेशन बोलता हूं मैं, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो कन्फॉर्मर्स बनेंगे उसको कन्फॉर्मेशंस कहूंगा या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहूंगा। और कन्फॉर्मर्स यूज कब करता हूं? जब मैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो वहां मैं टर्म यूज करता हूं कन्फॉर्मर्स। ओके, तो चलो यार यहाँ पे देखो कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन। सबसे पहले प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH2 CH3, यही होता है। जब भी किसी का कन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए हमें कोई दो कार्बन सिलेक्ट करना होता है। एक को हम फ्रंट कार्बन कहते हैं और दूसरे को रियर कार्बन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें से मान लो यार मैं इसे फ्रंट कार्बन कह देता हूं और इसे रियर कार्बन कह देता हूं। ओके, तो अब या फिर एक काम करा जाए, मैं ऐसा कर देता हूँ, किसी को भी 1 2 रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये मेरा फ्रंट कार्बन है और ये हमारा रियर कार्बन है। ओके, अब फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन। अब हम लोग देखो ज्यादातर आगे चलकर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन को यूज करने वाले हैं। सहर्स प्रोजेक्शन कहीं कहीं यूज होने वाला है बट आपको ज्यादा जगह जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन दिखेगा। ठीक, तो इसलिए आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करने आना चाहिए। तो सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन हमने इसको माना, ये हमारा रियर कार्बन जो कि 2 से डिनोट किया गया। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, गोला बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल में का जो सेंटर पॉइंट होगा वो कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट करेगा और इस कार्बन आइटम से 4 आइटम जुड़े होंगे। एक तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है और बाकी इस कार्बन को छोड़ दिया जाए तो 3 ये बॉन्ड और फॉर्म करेगा। 3 बॉन्ड किसके किसके साथ है यदि देखा जाए तो क्या बोलूंगा मैं, क्या बोला जाएगा बताओ यार तुम ही लोग। तो एक तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा एक CH3 भी दिख रहा है। मतलब इस कार्बन पे 3 कौन कौन से ग्रुप या आइटम लगे हुए हैं? क्या बोलूंगा मैं, 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पे मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं। एक CH3 है, एक H है और एक H। तुम लोग में से कुछ ऐसा CH3 से इधर कर देते हैं और H को इधर इधर भेज देते हैं, वैसा भी कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरह CH3 को ऊपर भेज दिया, मतलब ये बताया था ना 2 टाइप का Y बनता है, एक उल्टा Y एक सीधा Y बनता है। ये उल्टा Y मैंने बना दिया। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा ऐसा ऐसा। इस CH3 को इधर रख देते, H को इधर इधर रख देते, कोई दिक्कत नहीं यार, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से भी तुम लोग फ्रंट कार्बन पे जो ग्रुप लगा हुआ है H H और CH3 इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। चलो, जब मैं इस तरह का ड्रॉ किया हूं तो अब रियर कार्बन आइटम पे आ जाओ। रियर हमारा कौन सा है? सेकंड वाला कार्बन आइटम। सबसे पहले पहचानना हुआ रियर पे कौन कौन सा आइटम या ग्रुप लगा हुआ है। कौन कौन सा आइटम लगा हुआ है बता दो यार तुम लोग। तीनों का तीनों हाइड्रोजन लगा है और एक कार्बन तो इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है और वो जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड या इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड, वो एक्चुअली गया कहाँ इस स्ट्रक्चर में बता सकते हो तुम लोग? गया कहाँ? आपने तो सर इस कार्बन का 3 ही बॉन्ड को देखा, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। चौथा बॉन्ड कहाँ गया बता सकते हो? तो ये चौथा बॉन्ड क्या है? यहाँ पे ये फ्रंट कार्बन है, इसके जस्ट पीछे में एक रियर कार्बन भी होगा और उसी रियर कार्बन के साथ इसका बॉन्डिंग हो रहा है जो कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखाया नहीं जाता या फिर दिखाया नहीं जा सकता। समझ रहे हो ना? तो इसलिए रियर कार्बन यहाँ पे है। अब रियर कार्बन से क्या है? तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। अब तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है, अब ये 2 पॉसिबल वेज है ये तीनों हाइड्रोजन को लगाने का। पहला वेज क्या है? मैं तीनों हाइड्रोजन को ऐसा लगा देता हूँ। पहला वेज ये है, मतलब ये कौन सा है? इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ कि तुम लोग को थोड़ा समझ में आए। ये एक्चुअली पेरिफेरी से इसलिए ड्रॉ किया ताकि पता चल सके कि ये जो है रियर कार्बन पे हाइड्रोजन है, ये रियर कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने पेरिफेरी से ड्रॉ किया। और ये सेंटर लाइन से दिखा दिया कि यहाँ पे रियर कार्बन रहा होगा, उससे ये तीनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये मतलब है। ये कौन सा? सीधा Y हो गया। ये क्या हो गया? सीधा Y हो गया। रियर कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी था इसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का, इसमें भी तुम कर सकते थे वो चीज़। ठीक है ना, तो मैं इसी स्ट्रक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ, इसमें भी तुम लोग खुद से कर लेना यदि तुम लोग को करना का इच्छा हो।
अब दूसरा एक और तरीके से स्ट्रक्चर इसका बनाया जा सकता है इसी इथेन का। एक और प्रोजेक्शन पॉसिबल होगा, कैसा देखना यार, मैं फ्रंट कार्बन पे जो CH3 और H जो लगा हुआ है उसको एज इट इज रहने देता हूँ। CH3H ऐसा लगाया ना, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। चेंजेस कहाँ करूँगा, जो रियर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रहा है 3 हाइड्रोजन, अभी पे क्या था, यदि इसको थोड़ा मैं इमेजिन करो 3D में, तो ये एक्चुअली 3D में कुछ किस तरह से समझ रहे हो, मान लो यार हमारे पास ऐसा समझो, ये इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड ऐसा है और 2 बॉन्ड ऐसा V शेप में, मतलब ऐसा है, और एक बॉन्ड ऐसा है। तो इस वाले कार्बन पे जो मेरे साइड में ये टिप दिख रहा है, जो मेरे साइड में, इस पे जो है इसको मैं फ्रंट कर दूं क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ। मेरे लिए ये जो कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन एटम मैंने एज्यूम किया, एक कार्बन एटम यहाँ पे एज्यूम किया, तो ये वाला जो कार्बन एटम जो मेरे साइड पे उसको मैंने फ्रंट कार्बन कह दिया। इस फ्रंट कार्बन पे 3 ग्रुप लगा हुआ है, ये 3 आइटम लगा हुआ है, जिसमें से एक को CH3 और 2 को H कह दिए। तो एक CH3 मान लो यार ऊपर जा रहा है और 2 H जो ऐसा और एक ऐसा, मतलब V शेप में। किस तरह का वाई हुआ, किस तरह का वाई बना, उल्टा वाई या सीधा वाई, उल्टा वाई बना। ओके, अब यहाँ पे जो तुम्हारे साइड में जिसको मैं रियर कार्बन कहूंगा, उस रियर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। यदि मैं बात करूं इस वाले स्ट्रक्चर की, तो इस वाले स्ट्रक्चर में H, H और H, तीनों H को किस तरह से रखा गया, सीधा वाई। सीधा वाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो H लगा है ना, एक H तो नीचे आएगा और 2 H ऐसा आएगा, मतलब ऐसा, समझ रहे हो। और यहाँ पे कैसा था, एक ऐसा और ऐसा ऐसा, ये वाला स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहे हो 3D में। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह से दिखेगा 3D में। एक यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा वाई, और यहाँ पे सीधा वाई। सीधा वाई का मतलब एक ऐसा और ये हाइड्रोजन नीचे। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, ये जो फ्रंट कार्बन, मेरे लिए फ्रंट कार्बन ये है, याद रखना, ये जो फ्रंट कार्बन है इस पे तो मैं उल्टा वाई ही रखूंगा, लेकिन जो रियर वाला कार्बन है ना, इस पे मैं क्या कर देता हूँ, इस पे भी उल्टा वाई में एटम को अरेंज कर देता हूँ। उल्टा वाई का मतलब अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन ऊपर कर दो और 2 हाइड्रोजन ऐसा और ऐसा कर दो। तो यदि मैं इधर से देख रहा हूं तो तुम लोग बताना यार, इधर CH3 था, यहाँ का H भी बिल्कुल इसी के पैरेलल आ गया, मतलब ये H क्या मुझे दिखेगा यदि मैं इस डायरेक्शन से देख रहा हूं, तो नहीं दिखने वाला है। क्यों, बिल्कुल यार एग्जैक्टली अपोजिट में आ गया, तो वो ढक जाएगा, थोड़ा बहुत दिख जाएगा यार, बहुत सारे आइटम, यहाँ पे CH3, वहाँ पे H है, लेकिन मैं एक अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये जस्ट अपोजिट आ गया तो देखने में दिक्कत आएगी। ये H और ये H, यहाँ के H के तो जस्ट अपोजिट है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा जिसमें एक CH3, ये H, मैं रियर कार्बन पे भी अब H ड्रॉ कर दिया। रियर कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन, और ये जो हाइड्रोजन होगा ना, वो जस्ट फ्रंट वाले जो भी एटम से ग्रुप लगे हुए हैं उसके जस्ट अपोजिट में, उसी चीज को ये डिनोट कर रहा है। पेरिफेरी से ड्रॉ किया, इसका मतलब वो रियर कार्बन पे लगा ग्रुप है, और जस्ट इसके बगल में, या फिर इसको ऐसा समझ सकते हो कि जस्ट इस CH3 के जस्ट अपोजिट में है, ये वाला H इस H के जस्ट अपोजिट में, ये वाला H इस H के जस्ट अपोजिट में है। क्लियर। तो अब यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हुआ। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है यार। अभी तो हमने क्या कर दिया, ये जो रियर वाला कार्बन का था पूरा यार कितने से रोटेट कर दिया, इसको पहुंचा दिया मैं यहाँ, इसको पहुंचा दिया यहाँ, और इसको पहुंचा दिया, बिल्कुल यार 180 से रोटेट कर दिया गया। देख लो, ये H को मैंने 180 से रोटेट करके इसके पीछे ले आया, इस H को रोटेट करके, सॉरी इस वाले H को यहाँ पे ले आया, और इस वाले H को यहाँ पे ले आया, स्ट्रक्चर में 180 से रोटेट, 1 डिग्री 2 डिग्री, मान लो यार हम इसको अब इस स्ट्रक्चर को केवल 1 डिग्री से रोटेट करते हैं। यदि 1 डिग्री से रोटेट करते रियर कार्बन एटम को, मतलब ये वाला रियर था ना, इसको मैंने केवल 1 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो 1 डिग्री से रोटेट यदि कर दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो कि इससे और इससे दोनों से डिफरेंट होगा। इसी तरह से यार कोई बच्चा बोलेगा सर 2 डिग्री से रोटेट कर दीजिए ना, ठीक है 2 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो हमें और एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर 3 डिग्री से रोटेट कर दीजिए ना सर, ठीक है 3 डिग्री से भी रोटेट कर देंगे, एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस तरह से तुम डिफरेंट मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। लेकिन मान लो, थोड़ा समझना यार मेरी बातों को, मान लो यार मैं इसको 60 डिग्री से, ये यदि एंगल देखा जाए ना तो ये एंगल 60 डिग्री होता है। यदि मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूं,
समझना यार जरा, यहाँ पे ध्यान से समझना। यदि मैं इसको 60 डिग्री से, ये एंगल 60, ये भी 60, ये सब 60 डिग्री होता है। यदि मैं 60 से रोटेट कर दूं तो ये एच इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला एच यहाँ आ जाएगा और ये वाला एच इसके नीचे चला जाएगा। मतलब 60 से रोटेट करने पे यही स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। फिर से एक बार और 60 से रोटेट कर दो तो यदि मान लो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ चुका, यदि मैं फिर से 60 से रोटेट कर दूंगा तो फिर से ये वाला आइटम यहाँ, ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर से 60 रोटेट कर दूंगा तो यही दोनों स्ट्रक्चर आपको बार बार मिलने वाला है आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन। मतलब यदि मैं 60 डिग्री का रोटेशन हर बार करूँ ना तो हमें एक बार ये स्ट्रक्चर मिलेगा, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलने वाला है। क्लियर? अब बाकी जो बीच में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का रोटेशन से जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग मेनली कौन कौन से स्ट्रक्चर की बात करते हैं ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। थीटा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री, हम लोग इसी रोटेशन की बात करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये सवाल की बात नहीं करेंगे, ऐसे तो इनफाइनाइट फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा तो हम कितना स्ट्रक्चर का स्टडी करते बैठेंगे यार। तो इसीलिए हम लोग केवल इसी स्ट्रक्चर का स्टडी करना है। अब थीटा 0, 60, 120, 180 को हम लोग क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे इसको, डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल याद है क्या होता है, दो बल्कि ग्रुप के बीच का जो एंगल होता है उसे डाइहेड्रल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप यदि देखें तो किसको लेना चाहोगे, दो बल्कि ग्रुप, ये तो पूरा एच है, एक CH3 लगा तो CH3 के साथ कोई भी एक हाइड्रोजन ले लो वही हो जाएगा बल्कि ग्रुप। तो CH3 के साथ कोई भी एक H ले लो तो एंगल क्या बोलोगे, 60 डिग्री। यानी यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल बोला जाए तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल की बात की जाए तो क्या बोल दूंगा मैं यार, क्या बोल दिया जाएगा डाइहेड्रल एंगल, तो CH3 और H के बीच का बताया था ना एंगल, तो CH3 और H के बीच यहाँ पे भी दिख रहा है, ये CH3 और ये H ले लो, इसके बीच का एंगल 120 आ जाएगा। तो इसलिए, और एक CH3 और ये H के बीच लेंगे तो ये दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल 0। तो 0 और 120 में कौन सा एंगल लेते हैं, लोवेस्ट वाला, स्मॉलर एंगल लेते हैं। स्मॉलर एंगल कौन सा है, 0 ना, तो यहाँ पे थीटा कौन सा वैल्यू हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिला, एक थीटा 60 वाला, एक थीटा 0 डिग्री वाले में। यदि मैं कल तुम लोगों को दो टाइप के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एक को एक्लिप्स नाम दिया था, दूसरे को स्टैगर्ड नाम दिया था। तुम बता सकते हो कौन सा स्टैगर्ड कौन सा एक्लिप्स होगा। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है, जस्ट एक दूसरे के पीछे आ जाना। तो एक्लिप्स कौन सा है, सोलर एक्लिप्स, जानते हो ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक्लिप्स फॉर्म इसको कह देंगे। तो थीटा 0 आता है तो ये एक्लिप्स फॉर्म कहलाएगा। और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री में कौन सा फॉर्म बनता है, याद है, स्टैगर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यार, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड, STAGGERED, स्टैगर्ड फॉर्म। तो इस तरह से प्रोपेन में यही दो स्ट्रक्चर मिलेगा। मान लो यार कुछ बच्चे थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर एक बार 60 से रोटेट करके दिखा दीजिए ना, दिखा देते हैं, ठीक है ना। देख लो यार तुम लोग, मान लो हम एक बार इसको, इसी को 2 बार रोटेट कर देंगे। 60 से रोटेट कर दिया मैंने, 60 से रोटेट कर देंगे। देखो स्ट्रक्चर, देखो जब भी रोटेट करेंगे ना तो एक को फिक्स करना, दूसरे को रोटेट करना, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम फ्रंट वाला कार्बन पे जो जैसे लगा था उसको एज इट इज रहने देंगे, केवल हम रोटेट किसको करेंगे, रियर वाले कार्बन आइटम को। ओके, तो रियर वाले कार्बन आइटम को यदि रोटेट करें 60 से तो ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। देख लो यार, रियर वाले यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा। वही स्ट्रक्चर मिला ना। यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल में कितना बोल दूंगा, 60 डिग्री, विच इज सेम एज फर्स्ट स्टैगर्ड फॉर्म। देखो कोई डिफरेंस दिख रहा है, सेम बन गया ना। तो इसीलिए बोले थे जितना बार भी रोटेट करोगे ना 60 डिग्री का रोटेशन, हम लोग जब भी कन्फर्मेशन भी पढ़ेंगे ना तो उसमें 60 डिग्री का ही रोटेशन की बात करेंगे। 30 और 20 और 1 डिग्री और 5 डिग्री रोटेट नहीं करेंगे हम लोग, हर बार 60 डिग्री रोटेट कर करके चेक करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे मान लो हम इसको एक बार और 60 डिग्री से रोटेट कर दिए तो कौन सा फॉर्म मिल जाएगा, देख लो यार। यहाँ पे CH3HH दिख रहा है ना यार तुम लोगों को, हाँ दिख रहा है। तो ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ पे चला जाएगा, ये 60 से रोटेट कर रहे हैं। ये एंगल याद रखना यार, कितना था, 60 था। तो जब 60 से रोटेट, ये भी 60 था, हर एक एंगल 60 होता है। तो जब 60 से रोटेट करेंगे तो ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ये वाला H। मतलब अगेन यहाँ पे थीटा कितना मिल गया, 0 डिग्री, मतलब एक्लिप्स फॉर्म वापस मिल गया। मान लो इस स्ट्रक्चर को फिर से एक बार रोटेट कर देते हो 60 से, तो जैसे 60 से रोटेट करोगे तो फिर से तुम्हें स्टैगर्ड फॉर्म मिल जाएगा। फिर से रोटेट करोगे तो एंड एक्लिप्स मिल जाएगा, मतलब स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड एक्लिप्स, स्टैगर्ड चलता रहेगा।
समझे? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रोपेन में मेनली यदि कन्फॉर्मर्स की बात करूं तो आपको दो ही कन्फॉर्मर्स मिलने वाला, एक तो एक्लिप्स और दूसरा स्टैगर्ड। बात की जाए स्टेबिलिटी की कि स्टैगर्ड और एक्लिप्स में कौन सा मोर स्टेबल फॉर्म होगा, किसको मोर स्टेबल कह दिया जाए, तो मैं किसे कह दूंगा मोर स्टेबल? हाँ, जहाँ रिपल्सन कम वहाँ मोर स्टेबल। रिपल्सन कम कहाँ? स्टैगर्ड में 30 थीटा 60 है, यहाँ पे 0 है। रिपल्सन कहाँ कम दिख रहा है? यहाँ पे CH3H थोड़ा दूर है ना, रिपल्सन कम है। यहाँ पे थीटा जस्ट 0 डिग्री का एंगल है, आमने सामने रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो इसलिए एक्लिप्स फॉर्म लेस स्टेबल, स्टैगर्ड फॉर्म मोर स्टेबल। तो नोट करके लिखना हो तो लिख लेना, स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स फॉर्म। क्लियर? तो ये हो गया यार कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन के बारे में। यहाँ पे मैं कन्फॉर्मेशन की जगह पे और एप्रोप्रिएट टर्म क्या यूज़ करूँगा? कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्यों लिखा? क्योंकि जो स्पेसिफिक कन्फर्मेशन में सारा इन्फानाइट स्ट्रक्चर आ जाता है, सबके सब स्ट्रक्चर आ जाते हैं जब कन्फर्मेशन लिख देता हूँ, लेकिन जब मैं कन्फॉर्मर्स लिख देता हूँ ना तो केवल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। और देख रहे हो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में 2 ही स्ट्रक्चर आ रहे हैं, इसके अलावा भी तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन हमने उसका स्टडी किया कि नहीं किया ना, लेकिन वो सब कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का पार्ट होंगे, बट स्टडी मैंने केवल इसी 2 का किया था, इसलिए इसको कन्फॉर्मर्स कह देंगे। तो स्पेसिफिक कन्फॉर्मेशन होता है उसको कन्फॉर्मर्स कहा जाता है। क्लियर? तो ये सब चीज़ आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करके लिख लिया करो। और मैं अब चलता हूँ कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जे मेन बात करूँ या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो चलो यार हेडिंग डाल लेंगे। नेक्स्ट आप लोग लिख लो पहले इतना। नेक्स्ट देखो यार कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन है, ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। तो ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स, सबसे पहले यार आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस अभी देखो और समझो। सबसे पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, यह ब्यूटेन का स्ट्रक्चर नॉर्मली ब्यूटेन है। मैं इसका कन्फॉर्मेशन ड्रॉ करना चाहता हूं अबाउट C2 एंड C3। ये कार्बन नंबर एटम 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मैं C2 और C3 के अबाउट कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करना चाहता हूं। तो आप लोग अब खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से इसके जितने भी डिफरेंट कन्फॉर्मर्स है ना उसको ड्रॉ करो। कन्फॉर्मर्स मैंने बोला, यहां पे ध्यान देना। तो कन्फॉर्मर्स में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120, थीटा इक्वल टू 180 वाले स्ट्रक्चर को ही केवल ड्रॉ करना है, बाकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं करना है। और आप लोग मुझे बताओ कितने डिफरेंट कन्फॉर्मर्स मिल रहे हैं। जैसे प्रोपेन में हमें कितने डिफरेंट कन्फॉर्मर्स मिले? ओनली 2, एक थीटा 60 वाला और एक थीटा 0 वाला। एक स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं, दूसरा एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे आपको कितने डिफरेंट मिलेंगे ये आपको बताना। वीडियो पॉज करके कोशिश करो यार पहले बताने की। मैं इधर स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला C2 C3 के अबाउट हमें ड्रॉ करना है ना। ये हमको मान लो, तो ये मान लेता हूँ ये फ्रंट कार्बन है, इसको F से डिनोट करता हूँ, और ये रियर कार्बन इसको R से मैं डिनोट करता हूँ। चलो यहाँ पे दिख रहा है ना तुम लोगों को? नहीं दिखे तो बताना यार। तुम लोग बता भी कैसे सकते हो, मुझे ही समझना पड़ेगा क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। चलो देखो, सबसे पहले फ्रंट कार्बन पे क्या क्या लगा दिख रहा है आपको? 2 हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप, ये दिख रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस CH3 को यहाँ ऊपर लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको और CH3 को ऊपर पहुँचा देता हूँ, और इधर H दिख रहा है और इधर भी H दिख रहा है। ठीक है, क्लियर? ये C पे देखो 2 हाइड्रोजन और एक CH3 है। इस वाले मतलब रियर कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ दिख रहा है? हो सकता है एटम लगा हो सकता है ग्रुप ऑफ एटम्स भी लगाओ। देखो एक हाइड्रोजन, ये समझ में आ रहा है ना यार तुम लोगों को? जैसे CH2 CH3 है ना, इसको ऐसा समझ लो, ये दिक्कत हो रहा है CH2 CH3। तो इस कार्बन से 4 बॉन्ड जाएगा। एक बॉन्ड तो ये फ्रंट कार्बन और ये रियर कार्बन है, तो एक तो कार्बन फ्रंट और रियर के बीच में बॉन्डिंग हो गया, जो कि यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, वो इनविजिबल होता है। बाकी 3 जो बॉन्ड होता है, 1 2 3, जिसमें से 2 तो एटम और एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। पहले मैं क्या करता हूँ, CH3H और H जो है ना, मैं किस तरह से लगाऊंगा? जस्ट इस तरह से लगाऊंगा। मतलब समझे? मतलब ऐसा, ये वाला फ्रंट कार्बन है, मैं इधर से देखो, इस पे CH3 ऐसा, H ऐसा, H ऐसा, मतलब उल्टा Y बना है। CH3 ऊपर है, H उल्टा Y। यहाँ पे भी CH3 को मैंने ऊपर लगा दिया, H को इधर, H को इधर, मतलब इस वाले पे भी उल्टा Y मैंने बना दिया।
समझे, इन्वर्टेड वाई इंग्लिश में बोलूँगा तो इस तरह से यहाँ पे भी इन्वर्टेड वाई, यहाँ पे भी इन्वर्टेड वाई बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब मैं डायहेड्रल एंगल के बारे में पूछता हूँ आपसे। डायहेड्रल एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा? डायहेड्रल एंगल का मतलब पता है ना, क्या होता है? बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल। तो बल्कि ग्रुप आप किसको लोगे? फ्रंट कार्बन पे और एक रियर कार्बन पे आपको बल्कि ग्रुप चुनना है। तो फ्रंट कार्बन पे आपके पास OH और एक CH3 लगा है, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? CH3 को ही करोगे, जो मोस्ट बल्कि होता है उसको ही सेलेक्ट करना होता है। तो एक तो CH3 होगा। रियर कार्बन पे अगेन 2 H और एक CH3, उसमें भी किसे सेलेक्ट करोगे? CH3 को ही करोगे। तो दोनों बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे हो गया थीटा 0 डिग्री। अभी हम नाम नहीं लिख रहे कि इसका क्या नाम होगा, अभी नाम के बारे में बाद में आएंगे। तो अभी तो यार एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब आप लोग यार थोड़ा वीडियो पॉज कर करना, यदि किसी को नहीं समझ में आया था, मान लो अब समझ में आ गया, आपकी आंखें खुल गई हो, तो आप लोग खुद से यार आगे कोशिश करना इसके डिफरेंट फॉर्म्स बनाने की। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, 60 से रोटेट कर देता हूँ। कैसे रोटेट कर रहा हूँ? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। मतलब अच्छा, रोटेट करेंगे तो अगेन फ्रंट कार्बन को एज इट इज रखना है, रियर वाले कार्बन को रोटेट करना होता है। एक को फिक्स, एक को रोटेट करना होता है। तो एक तो ये ऐसा CH3H, फ्रंट वाले को एज इट इज रख दिया। रियर वाले को यदि रोटेट करूंगा तो ये CH3 इस दोनों के बीच में आ जाएगा, ये H इसके बीच में आ जाएगा और ये H यहाँ पहुँच जाएगा। यदि मैं थीटा की बात करूं तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो अगेन यार बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल, फ्रंट वाले पे ये बल्कि है, रियर वाले पे ये बल्कि, मतलब दोनों CH3 के बीच का एंगल देख लेना है सिंपली। तो ये कितना आ गया? थीटा 60 डिग्री। अभी नाम पे नहीं आना, अभी केवल आपको समझना है, ठीक। तो ये तो हो गया दूसरा स्ट्रक्चर। मैं फिर अच्छा, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है या सिमिलर, आइडेंटिकल है? डिफरेंट है ना, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 डिफरेंट है। मैं फिर से एक बार 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ। 60 डिग्री से मैंने फिर से एक बार, हर बार आपको 60 डिग्री से ही रोटेट करके चेक करना है, 30 डिग्री 20 डिग्री कोई और डिग्री से नहीं। कन्फर्मर्स में केवल 60 डिग्री के रोटेशन पे देखना है स्ट्रक्चर चेंज हुआ या सेम हो गया। चलो यार स्ट्रक्चर देखता हूँ। तो जैसे 60 डिग्री से रोटेट करूँगा, चलो यार देखो, ये CH3, ये H, ये H, और यदि 60 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ गया CH3, ये H इस H के नीचे चला जाएगा पीछे, और ये इस CH3 के पीछे चला जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे थीटा की बात करूँ तो थीटा का वैल्यू क्या लिखूंगा? हाँ, थीटा 0 मत बोल देना। फ्रंट कार्बन का बल्कि, रियर कार्बन का बल्कि, दोनों के बीच का एंगल। तो फ्रंट कार्बन का बल्कि CH3, रियर का बल्कि CH3, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 120। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या बोल दूंगा मैं? 120। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट, फिर से मैं कितने से रोटेट कर दूंगा? 60 से रोटेट कर दूंगा। दिख रहा है ना यार तुम लोगों को? हाँ, 60 से रोटेट करना है। चलो यहाँ पे CH3H लगा दो यार इसको अपने जगह पे। जैसे 60 से मैं फिर से रोटेट करता हूँ तो ये CH3 यहाँ, ये H यहाँ और ये वाला H यहाँ आ जाएगा। तो ये CH3 यहाँ आया, ये H यहाँ और ये H। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया बता सकते हो? ये इधर है और ये इधर है, कितना एंगल है? 180। इसको यदि तुम इमेजिन करना चाहोगे ना 3D में, तो देखना यार, ये तो इन्वर्टेड वाई है, उल्टा वाई है, लेकिन जो रियर कार्बन पे जो वाई बन रहा है ना, वो स्ट्रेट, मतलब कि सीधा वाई बन रहा है। और सीधा वाई का मतलब इधर का CH3 ऐसा है, तो रियर कार्बन पे CH3 ऐसा होगा, यानी ये ऐसा, ये ऐसा, 180 डिग्री है। थीटा का वैल्यू यहाँ 180 डिग्री है। ये 4 फॉर्म्स बना। पहले चेक करो यार इसमें से कोई सिमिलर या आइडेंटिकल तो नहीं बन गया? ये दोनों आपस में डिफरेंट है? देखो यार, बिल्कुल यार, ये तो डिफरेंट दिख ही रहा है। ये वाला कहीं 1 और 2 में से किसी एक के सिमिलर तो नहीं आ गया? चेक करो, चेक करो। यहाँ पे CH3 और H एक दूसरे के अपोजिट है। क्या CH3 और H कहीं भी एक दूसरे का अपोजिट था? नहीं था यार, मतलब ये भी डिफरेंट है। यहाँ पे चेक करो, क्या ये इस तीनों में से किसी के आइडेंटिकल बन रहा है? किसी का? यहाँ पे CH3 के बीच एंगल 180 है, कहीं भी CH3 के बीच एंगल 180 है क्या? नहीं है। मतलब ये चारों फॉर्म्स जो है ना वो डिफरेंट है। चलो यार हम लोग अभी और अपने को देखते हैं कि हो सकता है और भी हमें डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाए 60 डिग्री से रोटेट करने पे। तो हम 60 डिग्री से रोटेट फिर से स्टार्ट करते हैं रोटेशन। अब मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है ना यार, थोड़ा देख लेना। अगेन यार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री रोटेट करूँगा।
यहाँ पे CH3, यहाँ H और यहाँ पे H। ठीक है, ओके। चलो हमें कितना से रोटेट करना, 60 से। तो ये वाला H कहाँ आ जाएगा, इस वाले H के नीचे, तो यहाँ H आ गया। ये CH3 इस H के ऊपर आ जाएगा और ये H इस CH3 के नीचे चला जाएगा पीछे। अब तुम लोग मुझे बताओगे यहाँ पे डायहेड्रल एंगल का वैल्यू क्या है, बता सकते हो डायहेड्रल एंगल का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? तो देखो यार, अगेन फ्रंट और रियर वाले बल्कि ग्रुप के बीच का एंगल CH3 डायहेड्रल एंगल कितना हो गया, 120। देख लो यार। लेकिन मैं रोटेशन की बात करूं कि मैंने कितने एंगल से रोटेट करके ये वाला स्ट्रक्चर को ऑब्टेन किया, तो देखो यार। अच्छा, मैं सबसे पहले पूछूं कि ये वाला स्ट्रक्चर हमें कितने डिग्री के रोटेशन के बाद मिला, तो जस्ट 60 डिग्री के रोटेशन के बाद ये स्ट्रक्चर मिल गया। ये वाला स्ट्रक्चर कितने डिग्री के रोटेशन के बाद मिला, 60 + 60 120 के रोटेशन पे ये स्ट्रक्चर मिल गया। ये वाला स्ट्रक्चर कितने के रोटेशन पे मिला, 180 के रोटेशन पे। ये वाला स्ट्रक्चर 240 के रोटेशन। एक बार और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से 60 डिग्री रोटेट करता हूँ। यहाँ CH3, यहाँ H और यहाँ पे भी H। फ्रंट पे क्या दिख रहा है, 60 डिग्री से रोटेट करूँगा क्लॉकवाइज में, ये H यहाँ पे आ जाएगा, ये H यहाँ आ जाएगा और ये CH3 बीच में। अच्छा, एक चीज़ छूट गया ना, क्या छूट गया? ये जो स्ट्रक्चर मिला, क्या ये इस चारों स्ट्रक्चर से डिफरेंट था या ये किसी एक के आइडेंटिकल है इसमें से? ये थोड़ा यार चेक करके बताओ, चेक करके बताओ यार तुम लोग आराम से बिल्कुल। यदि डिफरेंट है तो ठीक है, यदि सेम है तो किसके सेम, किसके आइडेंटिकल है? तो CH3H 0 डिग्री पे जस्ट अपोजिट, CH3 और H 0 डिग्री पे। पहला स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ CH3 0 पे है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है CH3H जस्ट अपोजिट, सही है, HH हाँ, और CH3H अपोजिट, CH3H अपोजिट, HH अपोजिट और CH3H अपोजिट। यार मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो थर्ड स्ट्रक्चर के आइडेंटिकल है, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, समझे? लेकिन फिर भी मैंने ड्रॉ किया बस आपको समझाने के लिए, और आगे इसका यूज भी है। तो समझ में आ रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिकल नहीं है। अभी तक हमें कितने डिफरेंट कन्फॉर्मर्स मिले हैं ब्यूटेन के कन्फॉर्मेशन जब ड्रॉ किए, तो 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये वाला आइडेंटिकल हो गया थर्ड वाले के। ये वाला स्ट्रक्चर क्या डिफरेंट है या आइडेंटिकल है किसी के, चेक करो। CH3 के बीच का एंगल 60, यहाँ 60 दिख रहा है, और बाकी H जो है 60 डिग्री के एंगल पे। यस यार, ये वाला स्ट्रक्चर सेकंड के आइडेंटिकल हो चुका है। देखो ये CH3 60 पे, बाकी H जो है एक साइड में 60, ये भी देख सकते हैं 60, और यहाँ पे CH3 60 पे लगे हुए हैं। मतलब ये स्ट्रक्चर भी इसके आइडेंटिकल है। अभी भी 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर ही मिले हमें। एक बार और इसे मैं रोटेट कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, इस स्ट्रक्चर का रोल खत्म हो गया, ठीक है, तो इसको पहले मिटा देता हूँ। थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा बन रहा है, तुम लोग समझना यार, जगह कम है तो इसे में अपने को एडजस्ट करना है। हाँ, तो 60 से फिर से रोटेट करेंगे तो ये वाला H यहाँ आ जाएगा, ये H यहाँ चला जाएगा, ये CH3 यहाँ चला जाएगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 यहाँ, H यहाँ, H यहाँ। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हमें मिले। तो ध्यान रखना, ये वाला स्ट्रक्चर 60 डिग्री रोटेट किया है। यदि ये वाला स्ट्रक्चर को कितने रोटेशन से मिला, 120, ये वाला 180 पे रोटेशन करने से, ये 240 के रोटेशन से, ये 300 डिग्री के रोटेशन से, और ये 360 डिग्री के रोटेशन से मिला। इसके बाद फिर से मान लो यार मैं 60 डिग्री से रोटेट करूं, कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा बता सकते हो? तो हम लोग देखो, यदि ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर सेम हो चुका है। मतलब हम लोग यहीं पे दोबारा आ चुके हैं। देख रहे हो 360 का, यदि इस स्ट्रक्चर को 360 से रोटेट कर दे तो यही स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, मिलना भी चाहिए। और देख भी रहे हो ना, घूमते फिरते आए तो वहीं पे पहुंच गए। फिर से 60 से रोटेट करोगे तो इसको रोटेट करो या इसको रोटेट करो, से मतलब यही चीज़ अब फिर से रिपीट करने लगा, यही चीज़, यही साइकिल फिर से रिपीट करने लगा। तो अब इतने टोटल स्ट्रक्चर कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल 7 स्ट्रक्चर बने, ठीक है। 7 स्ट्रक्चर में डिफरेंट कन्फॉर्मर्स आपको कितने मिले? ओनली 4, 1 2 3, ऊपर वाला तीनों के तीनों आइडेंटिकल है नीचे वाले का, तो इसीलिए केवल 4 डिफरेंट कन्फॉर्मर्स हमें मिले। चलो अब यहाँ पे अब हम लोग पहले नेमिंग सीख लेते हैं कि किसका नाम क्या लिखते हैं। यहाँ पे जब भी जस्ट अपोजिट होता है तो उसको हम लोग एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है? CS3 के बीच का 0 डिग्री, तो ये कौन सा फॉर्म होगा? एक्लिप्स फॉर्म। ये क्या हो गया? एक्लिप्स फॉर्म। यहाँ CS3 का बीच का एंगल कितना दिख रहा है? कितना दिख रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के केस में क्या बताए थे? स्टैगर्ड फॉर्म, याद है? हाँ, स्टैगर्ड फॉर्म। लेकिन ब्यूटेन के केस में हम लोग इस स्टैगर्ड को एक स्पेशल नाम दे देते हैं और इसे हम लोग एक नया नाम क्या देते हैं? गॉच फॉर्म, GAUCH, गॉच फॉर्म, ठीक है, याद रखना। ब्यूटेन के केस में इसी स्टैगर्ड फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं? गॉच फॉर्म। यहाँ पे CS3, अच्छा यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये जस्ट इसके अपोजिट, ये जस्ट, मतलब यहाँ पे भी यार जस्ट अपोजिट वाला केस आ गया, मतलब यहाँ पे भी एक्लिप्स ही बन रहा है, तो इसको भी मैं एक्लिप्स कहूँगा। हाँ यार बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा यार, एक्लिप्स फॉर्म ये भी है। लेकिन क्या लेकिन फर्स्ट वाला भी एक्लिप्स, सेकंड वाला भी एक्लिप्स, क्या दोनों फॉर्म सेम है? दोनों का नाम एक्जैक्टली सेम देना सही रहेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यार यहाँ पे देखना, ये जो एक्लिप्स है और वो जो एक्लिप्स है, दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा देखो तो यार, सोच कर बताओ क्या है डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे CS3 पैरेलल में था, 0 डिग्री पे था, लेकिन यहाँ पे CS3 और H यहाँ पे 0 डिग्री के एंगल पे पैरेलल है। तो इसलिए एक को हम लोग नाम देंगे फुल्ली एक्लिप्स और एक को नाम देंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड। फुल्ली एक्लिप्स किसको नाम देंगे? जो पूरी तरह से पीछे वाले ग्रुप को ढक दे उसको फुल्ली एक्लिप्स कर देंगे, और जो पार्शियली यदि एक्लिप्स कर रहा है, पार्शियली ढक रहा है, कवर कर रहा है, तो उसको पार्शियली एक्लिप्स। कहाँ पे आपको लगता है कि यार पूरी तरह से एक्लिप्स फॉर्म बनेगा? पूरी तरह से CS3 के पीछे H है, यहाँ पे CS3 के जस्ट अपोजिट में क्या? CS3 है। H के जस्ट अपोजिट H है, H के जस्ट अपोजिट H है। यहाँ पे CS3 के अपोजिट में H है, H के अपोजिट में H है, और इस H के अपोजिट में CS3 है। क्या यहाँ पे फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको नाम देते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड। इसको क्या नाम देते हैं? फुल्ली एक्लिप्स्ड। और यहाँ पे हम लोग क्या नाम लिखेंगे? पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या नाम लिख देंगे? पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, क्लियर नहीं? अच्छे, इसको फुल्ली क्यों किया, उसको पार्शियली, क्योंकि इसमें फ्रंट से जब देखेंगे ना तो रियर वाले में कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये CS3 इस CS3 के जस्ट सेम है और जस्ट अपोजिट है, खत्म, पीछे नहीं दिख, ये H भी नहीं दिखने वाला, ये H भी नहीं दिखने वाला। यहाँ पे ये देखेंगे तो CS3 के अपोजिट में H है, तो ये तो मान लो यार H ढक भी जाए, लेकिन यहाँ पे H के अपोजिट में CS3, ये CS3 कैसे ढकेगा? H पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पार्शियली। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इसका नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। CS3 जस्ट अपोजिट आ चुका है, इसका नाम होता है एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। क्या नाम होता है? एंटी स्टैगर्ड। जगह देखो यार कम पड़ जा रहा है। एंटी स्टैगर्ड फॉर्म नाम लिख लें, नहीं दिख रहा होगा तो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या मिला स्ट्रक्चर? यहाँ पे पार्शियली एक्लिप्स में से शॉर्ट मिल गया P, पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। देख लो CS3H H CS3H, देख सकते हो, जस्ट इसी के आइडेंटिकल हो गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्म मिलेगा? CS3 60 पे, हाँ कौन सा फॉर्म हो गया? अगेन गॉच फॉर्म मिला, ये गॉच फॉर्म है, समझ आ रहा? और यहाँ पे अगेन ये फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म मिल गया हमें, ऐसा। देख रहे हो? यहाँ तक में कोई डाउट है? नहीं ना? डाउट हो तो यार तुम लोग पूछ लेना, जो नए बच्चे हैं वो कमेंट कर दें, बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है इसमें स्टेबिलिटी की। जो इंपॉर्टेंट है वो स्टेबिलिटी है। इसका स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन लेस स्टेबल। जैसा कि प्रोपेन में मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी की बात करूँ, एक्लिप्स और स्टैगर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल था? स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल था देन एक्लिप्स्ड। कैसे स्टेबिलिटी बताते हैं? जस्ट रिपल्सन देखकर। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको स्टेबल कौन दिख रहा है ये पहले बताना। कौन सबसे स्टेबल? यहाँ CS3 जस्ट अपोजिट है, 0 डिग्री के एंगल पे। रिपल्सन यहाँ कम होगा कि ज़्यादा होगा? बहुत ज़्यादा होगा यार। इधर CS3 जस्ट अपोजिट में, दोनों बल्कि ग्रुप है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। CS3 60 डिग्री पे थोड़ा दूर हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा रिपल्सन कम हो चुका है, मतलब ये स्टेबल है, इससे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है।
ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3H आ चुका है एक्लिप्स में। यहाँ पे भी रिपल्सन तो हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना यहाँ पे हो रहा था। यहाँ भारी भारी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक तो बड़ा ग्रुप है लेकिन एक छोटा है, तो रिपल्सन तो यहाँ पे भी होगा 0 डिग्री पे है तो, लेकिन एक पतला दुबला एक एकदम मोटा तगड़ा है मेरे जैसा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियली एक्लिप्स। यहाँ पे रिपल्सन फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होगा, फर्स्ट के कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन सेकंड के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में मैं क्या बोलूँगा, यहाँ ज़्यादा होगा। 0 डिग्री पे है ना, तो रिपल्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ इससे ज़्यादा होगा। क्लियर। फोर्थ वाले में यहाँ पे और CH3 जो बल्कि ग्रुप है एकदम अपोजिट जा चुका है, दोनों बल्कि ग्रुप है एकदम एक दूसरे से दूर दूर है, तो ऐसे में यहाँ पे रिपल्सन ना के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे एंटी स्टैगर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। समझे। बाकी पार्शियल एक्लिप्स, फिर से गॉच आ गया, फिर से फुल्ली है, वही चीज़ रिपीट करके तो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो 4 ही फॉर्म हमें मिले, याद रखिएगा। टोटल स्ट्रक्चर 7 तो ड्रॉ किए, 7 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, लेकिन स्ट्रक्चर हमें कितने डिफरेंट्स मिले, 4 डिफरेंट फॉर्म्स मिले, 4 डिफरेंट कन्फॉर्मर्स मिले। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड, AS मतलब एंटी स्टैगर्ड, देन गॉच, देन पार्शियली एक्लिप्स एंड देन फुल, मतलब फुल्ली एक्लिप्स लीस्ट स्टेबल होता है। और ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए नोट करके लिख लेना है, ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, JEE नीट सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में ऑलमोस्ट ये पूछे जाते हैं, ब्यूटेन का कन्फर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो ये तो कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन देख लिया, इसका एक हम लोग को ग्राफ भी देखना होता है, तो ग्राफ भी हम बता देते हैं आपको, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो क्योंकि अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा। देखो यार, इसका ग्राफ जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया, इसका भी ग्राफ भी अपने को सीखना है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैंने जानबूझकर नहीं मिटाया क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है ग्राफ को समझाने के लिए, तो मैं ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, तुम लोग को उम्मीद है यार दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डाईहेड्रल एंगल। यार कुछ चीज़ें थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, ये सब थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना, ये सब छोटा कर देता हूँ। CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था और यहाँ पे CH3 था, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, थीटा, डाईहेड्रल एंगल। इस एक्सिस का हम क्या लिया, डाईहेड्रल एंगल, इसमें से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये मान नहीं, थीटा 0 तो यही होगा ना, ये डाईहेड्रल एंगल थीटा है, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, फिर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, फिर 120 डिग्री आ जाएगा, मतलब 60 से रोटेट करते गए ना, 60 फिर 60, तो 120, 180, 240, 300, देन 360, ये है थीटा। और इधर हमारा क्या मिलेगा, इधर हम एनर्जी को रखते हैं। ओके, चलो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो ग्राफ देखना, थोड़ा समझना यार। जब हम लोग 0 डिग्री पे थे, यानी जब हमारे पास फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म था, तो एनर्जी, ये एनर्जी एक्सिस है, ये एंगल है। जब 0 डिग्री, डायहेड्रल एंगल जब 0 डिग्री था, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा था या बहुत कम था, क्या बोलूँगा मैं, हाँ, एनर्जी यहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म है, और एक्लिप्स फॉर्म स्टेबल होता है अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। रिपल्सन बहुत ज़्यादा, तो अनस्टेबल है, तो एनर्जी ज़्यादा, क्यों, स्टेबिलिटी और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए यदि यहाँ पे रिपल्सन बहुत ज़्यादा, तो इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत ही अनस्टेबल सिस्टम है, तो एनर्जी मान लो इसका एनर्जी स्टार्टिंग में ये था, ठीक है। अब जब मैं 60 डिग्री पे पहुंचा, कौन सा फॉर्म, गॉच फॉर्म पे पहुंचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबिलिटी कम, मतलब एनर्जी कम हुआ या ज़्यादा हुआ, तो यहाँ से यहाँ स्टेबिलिटी बढ़ा है, स्टेबिलिटी बढ़ा तो एनर्जी घटा, कम हुआ, डिक्रीज हुआ, इसीलिए अब हम लोग यहाँ से नीचे आ जाएंगे। तो 60 डिग्री ये है मान लो। अब 60 से जैसे ही मैं फिर से 60 से रोटेट किया, मतलब 120 डिग्री जब हो गया एंगल, तो 120 डिग्री होने पर स्टेबिलिटी घटा या बढ़ा ये बताओ। तो यहाँ से जब यहाँ गए तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, ये गॉच फॉर्म था वो पार्शियली एक्लिप्स था, तो गॉच फॉर्म से जब पार्शियली एक्लिप्स में गए तो स्टेबिलिटी घटा, यहाँ पे तो रिपल्सन और बढ़ गया ना, बताए थे ना, गॉच फॉर्म से ये ज़्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होता है या कम स्टेबल होता है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब एनर्जी बढ़ जाएगा, अनस्टेबल का एनर्जी बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पे तो एनर्जी ये था, अब इसके बाद एनर्जी हमें बढ़ाना है, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कर देंगे। अब इसके बाद अब देखो ये वाला जो पीक आएगा ना, ये पीक
ये इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फुल्ली एक्लिप्स और ये वाला एनर्जी है पार्शियली एक्लिप्स का, तो पार्शियली एक्लिप्स फुल्ली एक्लिप्स से तो कम ही एनर्जी होगा। यहाँ सबसे अनस्टेबल सिस्टम ये, इसलिए इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। पार्शियली एक्लिप्स के बाद हमें क्या मिल रहा है, एंटी स्टैगर्ड, और इसका स्टेबिलिटी की हम बात करूँ तो सबसे मोस्ट स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला फॉर्म है। सबसे स्टेबल है तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा। यदि सबसे कम है तो इसको हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ऐसा। ये सब पीक देखना यार, उसके बाद फिर हमें 60 से फिर से रोटेट किया, मतलब 180 के बाद फिर से हमें कौन कितना एंगल मिल गया, 240 मिल गया, 240। डायहेड्रल एंगल की बात करूँ तो 120 होगा डायहेड्रल एंगल, ये थीटा डायहेड्रल एंगल 120 है। लेकिन मैं यदि एनर्जी की बात करूँ तो क्या हो चुका, वो कौन सा फॉर्म है यार, वो पार्शियली एक्लिप्स है, और पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म का एनर्जी कितना था ऑलरेडी देख चुके, इतना। मतलब यहाँ से हम डायरेक्ट उठा के फिर से क्या कर दूंगा, इसी पीक पे ले आऊँगा, मतलब इसका एनर्जी, क्यों, क्योंकि वो देखो और ये थर्ड वाला देखो, इसका और इसका एनर्जी सेम होगा, सेम स्ट्रक्चर है यार, सेम स्ट्रक्चर है, तो जितना एनर्जी इसका था उतना एनर्जी उसका भी होगा। क्लियर? हाँ, क्या बोला यार, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, पार्शियली एक्लिप्स के इक्वल हो जाएगा। पार्शियली एक्लिप्स, उसके बाद फिर से 60 से रोटेट किया तो हमें मिल गया गॉच फॉर्म, और गॉच फॉर्म मतलब ये वाला जो फॉर्म है वो किसके सिर्फ आइडेंटिकल है, इसके आइडेंटिकल है, तो ऐसे में ये वो वाला स्ट्रक्चर इसके आइडेंटिकल हो जाएगा। और इसका गॉच फॉर्म का एनर्जी कितना था, इतना, मतलब कि हमें फिर से 240 पे यहाँ पे आ जाना है। फिर 240 के बाद फिर से हमने रोटेट किया 60 से, क्या मिला, ये वाला फॉर्म मिला। ये वाला क्या है, फुल्ली एक्लिप्स। फुल्ली एक्लिप्स का मतलब ये वाला एनर्जी फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा, ये 240 है, समझे। तो ये हो गया हमारा फाइनल इसका एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल का ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जिसमें से यदि मैं बात करूं कौन सा फॉर्म कहां पे प्रेजेंट होगा, तो ये वाला फॉर्म कौन सा है, फुल्ली एक्लिप्स्ड वाला है। ये वाला फॉर्म कौन सा है, गॉच वाला है। ये वाला पार्शियली एक्लिप्स्ड है। ये वाला एंटी स्टैगर्ड है। ये अगेन पार्शियली एक्लिप्स्ड है। ये अगेन गॉच फॉर्म है, और ये अगेन फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। समझ में आया? है ना, हार्ड नहीं, इजी होगा। हार्ड तो नहीं लग रहा ना। देखिए, अब मैं अपने तरफ से यार अब बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद है तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो यही था यार कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर था, जो अपने को सीखना था वो यही था। ये सब में तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कौन से फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 4 फॉर्म दे देगा आपको, फुल्ली, पार्शियली, गॉच फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, और लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज, ऐसे ऐसे सवाल। और भी इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस और भी बनते हैं, तो वो अभी मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी के लिए लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूंगा, और अपना अब जो बचा पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पहले यार इससे चीज़ नोट कर लो, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अभी के लिए वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।